नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका, उसके प्रकार और कोशिका के विभिन्न अंगों को समझा था। दोस्तों, उनमें से एक अंग बचा हुआ था जिसका नाम है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। दोस्तों, अगर केंद्रक या न्यूक्लियस की बात की जाए तो यह कोशिका के बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है केंद्रक। दोस्तों, केंद्रक की खोज का श्रेय वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। दोस्तों, और इसी के साथ केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यह केंद्रक संपूर्ण कोशिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा ब्रेन संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक उसी प्रकार केंद्रक भी संपूर्ण कोशिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार केंद्रक के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोस्तों, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर जो समस्त द्रव्य भरा होता है, कोशिका के अंदर जो भी समस्त द्रव्य भरा हुआ है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक उसी प्रकार केंद्रक के अंदर जो भी समस्त द्रव्य भरा हुआ है उसे हम केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसी केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र बिखरी हुई अवस्था में क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है और उसी में गुणसूत्र बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों, और केंद्रक के अंदर आप एक गोल संरचना देख रहे हैं जिसको नाम दिया जाता है केंद्रिका। दोस्तों, इस बात को याद रखना है कि गुणसूत्र और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के भी केंद्रक भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वैज्ञानिकों ने एक छोटी सी कोशिका को किसी भी जीव से निकालकर और उस पर यहाँ पर रख के माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो कोशिका लगभग इस प्रकार से दिखाई दे रही थी, और देखा कि इसमें तो बहुत सारे कोशिकांग पाए जा रहे थे। और जैसे ही और जूम करके कोशिका को देखा तो इसमें एक भाग दिखाई दिया जिसका नाम था केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर और जूम करके देखा तो उसमें गुणसूत्र दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर हम कहते हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और हमने कहा कि मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी 5000 अरब कोशिकाओं में सभी में गुणसूत्रों की उपस्थिति होती है। दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मानव शरीर में देखते हैं कि मानव शरीर में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में रहते हैं, और संख्या में बात की जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के 23 जोड़ी गुणसूत्र में से नर में 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक होते हैं, और अंतिम एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। उसी प्रकार मादा में भी 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और अंतिम एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों, नर और मादा की बात की जाए तो दोनों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो सेम रहते हैं, उन्हें XX से दर्शाया जाता है, अर्थात सेम गुणसूत्र रहते हैं, XX रहते हैं। दोस्तों, लेकिन नर में जो अंतिम जोड़ी गुणसूत्र रहता है वह XY रहता है, और मादा में जो अंतिम जोड़ी गुणसूत्र रहता है वह XX रहता है। यही अंतिम जोड़ी गुणसूत्र निर्धारित करते हैं कि वह नर होगा या फिर मादा होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 22 जोड़ी गुणसूत्र में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो हमारी देह को अर्थात हमारे शरीर को निर्धारित करते हैं, और आप जानते हैं कि 22 जोड़ी गुणसूत्र तक नर और मादा में सेम रहता है। और आप ये भी जानते हैं
कि नर और मादा दोनों का शरीर सेम रहता है, लेकिन जो अंतिम जोड़ी गुणसूत्र होता है वह नर में XY रहता है, मादा में XX रहता है, जो हमारे लैंगिक अंगों को निर्धारित करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जो अंतिम जोड़ी गुणसूत्र होता है वह वही निर्धारित करते हैं कि वह नर होगा या फिर मादा होगा। दोस्तों इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारा गुणसूत्र लगभग इस प्रकार दिखाई देता है। दोस्तों अगर गुणसूत्र को इस प्रकार से देखा जाए और वैज्ञानिकों ने जैसे ही गुणसूत्र पर सूक्ष्मदर्शी लगा के देखा, तो गुणसूत्र को जैसे ही काट के देखा तो गुणसूत्र की अवस्था इस प्रकार से गुथी हुई अवस्था दिखाई दे रही थी। दोस्तों जिसे वैज्ञानिकों ने DNA नाम दिया, और इस गुथी हुई अवस्था को जैसे ही वैज्ञानिक जॉनसन ने और इस प्रकार से खींच दिया तो इस प्रकार से हमारे DNA इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे। दोस्तों जैसे ही DNA को देखा तो DNA के कुछ खंडों को ही हम इस प्रकार से, ये छोटे छोटे खंडों को ही हम जीन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, हमने कहा कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र को जैसे ही जूम करके देखा और गुणसूत्र को यहाँ से काट के देखा तो गुणसूत्र के अंदर महीन धागों के समान संरचनाएं पाई जा रही थीं, और इन महीन धागों की संरचनाओं को जैसे ही बाहर निकाला तो इस प्रकार से गुथी हुई अवस्था में ये संरचनाएं पाई जा रही थीं और इनको नाम दिया गया DNA। जैसे ही वैज्ञानिक जॉनसन ने इस गुथी हुई संरचना को और खींच दिया तो इस प्रकार से दिखाई दिया कि DNA की संरचना लगभग इस प्रकार से चोटी के समान गुथी हुई अवस्था में दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार से लड़कियां चोटी गूंथ कर करती हैं, उसी प्रकार से DNA की संरचना इस प्रकार से दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर DNA के कुछ खंड भी दिखाई दे रहे थे। इन छोटे छोटे खंडों को वैज्ञानिकों ने जीन नाम दिया। क्या नाम दिया? जीन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर DNA पाए जाते हैं, और DNA के छोटे छोटे खंडों को हम जीन कहते हैं, और जीन ही आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता से लक्षण हमारे अंदर, उनके लक्षण जो आए हुए हैं उनका कारण होता है जीन। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आनुवांशिक, दोस्तों अब हम समझते हैं कि DNA क्या है। तो DNA की बात की जाए तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक बार और दोहराएं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम होता है। DNA में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं। दोस्तों DNA 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है शुगर या शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप PO4। दोस्तों अगर नाइट्रोजन क्षार की बात की जाए तो नाइट्रोजन क्षार को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेडेमिन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन, दूसरा होते हैं पायरेडेमिन। ठीक है, और इसके पश्चात देखें तो प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं प्यूरिन के अंतर्गत। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। कौन सा? एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। और पायरेडेमिन के अंतर्गत 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं, एक होता है थाइमिन और दूसरा होता है साइटोसिन। कौन सा होता है? एक होता है थाइमिन और दूसरा होता है साइटोसिन। दोस्तों अगर बात की जाए तो एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों ये वाला हमने मॉडल बताया है, ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा सन 1953 में दिया गया DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है। किसने दिया है? वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया है? 1953 में यह मॉडल दिया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। इसलिए इन्हें इस उपलब्धि के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है।
दोस्तों इस संरचना की बात की जाए तो एक इस प्रकार की गुथी हुई संरचना को, एक तरफ की संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो जाती है और इस साइड ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड हो जाती है। दोस्तों इसको हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस स्थान पर काटती हैं उसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहां पर देखते हैं कि हमने बताया कि एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल में देखते हैं एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से, इस प्रकार से पूरी संरचना में, डीएनए की संरचना में जुड़े रहते हैं। और अगर हम बात करें यहां पर शुगर और फॉस्फेट की बात करें तो शुगर और फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड में साइड में आते हैं। जैसे यहां शुगर हो गया, ये फॉस्फेट है, यहां शुगर है, ये फॉस्फेट है। ये वाली संरचना इसमें शुगर और फॉस्फेट की बनी रहती है, शुगर और फॉस्फेट की ये वाली संरचना बनी रहती है। जबकि नाइट्रोजन क्षार इसके बीचों बीच मध्य में आते हैं और इसमें एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से जुड़े रहते हैं। हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको केवल इतना याद रखना है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। कब दिया है? 1953 में। दोस्तों केवल इतने याद रखना है आपको, और इतना याद रखना है कि डीएनए में कौन कौन से क्षार युग्म पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन, इस प्रकार से 4 क्षार युग्म पाए जाते हैं। केवल इतना याद रखना है दोस्तों। और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो डीएनए के बाद अब हम समझते हैं आरएनए को। यहां पर आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों यहां पर यह अंतर स्पष्ट करके चलना है कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों इस प्रकार से आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, अर्थात नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन हुआ करता था। इस प्रकार से यहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। दोस्तों एडेनिन यूरेसिल से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, जबकि ग्वानिन, इस प्रकार से हम देखते हैं ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। दोस्तों जिस प्रकार से हमने समझा था कि डीएनए डबल हेलिक्स वाला मॉडल होता है, इस प्रकार से हमने डीएनए की संरचना समझी थी। लेकिन आरएनए एकल कुंडलित संरचना होती है, डीएनए डबल कुंडलित संरचना थी। यहां पर एक कुंडली यहां पर इस प्रकार से बन रही थी, दूसरी कुंडलित संरचना यहां इस प्रकार से बन रही थी। लेकिन इस प्रकार से हम देखते हैं कि आरएनए केवल एकल कुंडलित संरचना होती है। आरएनए इस प्रकार से एकल कुंडलित संरचना होती है। दोस्तों आरएनए का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या होता है? आरएनए का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, जबकि डीएनए का काम क्या होता है? हमने बताया था डीएनए का काम होता है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। इसमें अंतर स्पष्ट करके चल, इसके पश्चात हम समझेंगे कि आरएनए के कितने प्रकार होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का काम क्या होता है, टीआरएनए का काम क्या होता है और आरआरएनए का काम क्या होता है, इस बात को भली भांतिपूर्ण समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि जब कभी भी हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो हम जैसे ही भोजन करते हैं तो वह प्रोटीन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, जिसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। दोस्तों कोई भी प्रोटीन हो, हमारे शरीर में कोई भी प्रोटीन हो, वह छोटे छोटे 20 प्रकार की अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। और जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन से प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है, हमें छोटे छोटे अमीनो अम्लों के रूप में, खंडों के रूप में अमीनो अम्लों के छोटे छोटे खंड प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए। और अमीनो अम्लों को पहचानने का काम कौन करता है? जैसे हमें भोजन से अमीनो अम्ल प्राप्त हुआ, उनको पहचानने का काम करता है हमारा एमआरएनए। और एमआरएनए फिर क्या कर देता है? टीआरएनए को मैसेज कर देता है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए को मैसेज कर देता है कि हमने इस अमीनो अम्ल को पहचान ली है, अब आप इसको ले जाइए। तो टीआरएनए क्या करता है कि इस अमीनो अम्ल को
यहाँ तक आरएनए तक ले जाता है। तो परिवहन मतलब ट्रांसफर आरएनए, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। और इस प्रकार से आरएनए क्या करता है? यह राइबोसोम में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आरएनए ही अमीनो अम्लों को मिलाकर यहाँ पर छोटे छोटे अमीनो अम्लों को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है कि आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, एमआरएनए अमीनो अम्लों को पहचानता है और पहचानने के बाद क्या करता है? टीआरएनए को मैसेज कर देता है, इसलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और टीआरएनए क्या करता है कि अमीनो अम्ल को एमआरएनए से कहां तक ले जाता है? आरआरएनए तक ले जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं दोस्तों। और आरआरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। दोस्तों जो छोटे छोटे अमीनो अम्ल आते हैं तो उनको जोड़कर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरआरएनए करता है। यहाँ पर एक बात को और समझना है हमको कि डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है और आरएनए से प्रोटीन बनाई जा सकती है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। हिंदी में प्रतिकृति कहेंगे कि डीएनए की प्रतिकृति हो रही है। जब डीएनए से आरएनए बनता है दोस्तों, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों फिर से ध्यान दें, डीएनए से डीएनए बने तो डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृति। दोस्तों अगर डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से और आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है दोस्तों। और अगर आरएनए से प्रोटीन बने तो उसे हम ट्रांसलेशन या रूपांतरण के नाम से जानते हैं। अब हम अंतिम रूप से समझते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। दोस्तों अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों यहां पर ये हो गया। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें शर्करा पाई जाती है तभी तो इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा, और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है इसलिए इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा। दोस्तों इसके बाद तीसरा आता है, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। किसको? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, जबकि आरएनए ऐसा नहीं करते हैं। ये केवल प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। दोस्तों डीएनए को हमने बताया था कि द्विकुंडलित संरचना होती है। इस प्रकार से डीएनए की है द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है, और ये जबकि आरएनए की केवल सिंगल एकल कुंडलित संरचना, सिंगल हेलिक्स संरचना या एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। इस प्रकार से 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम 5 अंतर इनमें बता सकते हैं दोस्तों, और ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।